हाँ भाई बच्चों, तो आज मैं अभी हिंदी में बता रहा था आपको कि अभी जो हमने हिंदी में सीखा था, क्या सीखे थे? वर्ण सीखे हैं ना। सबसे पहले जब हिंदी की शुरुआत हुई थी तो वर्णमाला पढ़ाई गई आपको। उसके बाद उसका क्या किया गया? विभाजन किया गया। कैसे विभाजन किया गया था? उसके उच्चारण क्या था कि भाई कुछ वर्ण क्या होते हैं? कंठीय होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या आता है? कंठ। फिर क्या आता है? तालव्य आता है, ऊपरी जबड़े का अंदर वाला हिस्सा। फिर आता है मूर्धा, जिसे मूर्धन्य कहते हैं। फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य। फिर आपको समझाया गया अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अयोग वहा क्या होते हैं। फिर आपको जो हिंदी की जो डिक्शनरी होती है उसकी पहचान करनी बताई गई। तो यहाँ सब हमने वर्णों का ज्ञान करा था पहले। उसके बाद फिर कहाँ पे आए? संधि पढ़ाई गई। फिर क्या पढ़ाई गई? समास पढ़ाए गए। उसके बाद अभी जो हमने खत्म किया, क्या किया? शब्द भेद, कि भाई शब्द अलग अलग तरह से हो सकते हैं, उनका हमने ज्ञान करा। अब बात आ रही है व्याकरण की। संज्ञा, सर्वनाम, यानी कि हम शब्द तो पहचान चुके हैं कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है। लेकिन अब इनका वाक्यों में हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे, और उनका जो गुण होते हैं वो एक शब्द दूसरे शब्द को कैसे प्रभावित करेगा अपने गुणों से। अब जिसे मैं कह रहा था कि ये एक बिल्कुल ट्रू ग्रामर होती है, हिंदी की बिल्कुल शुद्ध व्याकरण होती है, जो मैं ये शुरू करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं टॉपिक, तो आज है संज्ञा। लेकिन संज्ञा से पहले बात करनी है हमें शब्द की और पद की। शब्द की और पद की पहले भी हम कई बार कर चुके हैं इस काम को शायद, कि मैं पूछता हूं आपसे कई बार कि शब्दों में और पदों में क्या अंतर होता है। तो किसी को याद है तो बताओ, शब्दों में और पदों में क्या अंतर होता है? यदि शब्द वाक्य के अंदर है तो वो पद कहलाएगा, और अगर अकेला है तो शब्द। बिल्कुल सही बात। यही शब्दों में और पदों में अंतर होता है, क्योंकि संज्ञा पढ़ने से पहले अब वर्ण नहीं है, ये क्या है? शब्द है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, ये सारे क्या हैं? शब्द है। तो कहीं पद बोला जाएगा, कहीं शब्द बोला जाएगा, तो इनमें अंतर तो पता होना चाहिए। तो जैसे इसने बताया बच्चे ने कि अगर हम एक वाक्य लिख देते हैं तो वाक्य के अंदर जो है वो पद है, उन्हें शब्द नहीं कह सकते। और जो वाक्य नहीं है, केवल एक लिख दिया कुछ बिना वाक्य के, वो क्या है? शब्द है। जैसे मैंने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो एक ये क्या है? वाक्य है ये पूरा। और मैं आपसे कहूं कि भाई ये राम, ये ने, ये पुस्तक और ये पढ़ी, ये शब्द है या पद है? तो आप ये बोलोगे पद। किसी वाक्य के अंदर शब्द नहीं होते, किसी वाक्य के अंदर पद होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? पद है। अब मैंने सिर्फ एक नाम लिख दिया, राम। नाम लिख रहा हूं मैं, राम, श्याम, मोहन, गीता, ऐसे नाम लिख रहा हूं। तो ये क्या है? ये शब्द है, क्योंकि मैंने यहाँ कोई वाक्य नहीं लिखा था। अभी नहीं बता पाऊंगा मैं कुछ भी, क्लास चल रही है। फोन नंबर ले लें और बात कर लीजिएगा। किससे? फोन नंबर ले लें बाहर से, अच्छा। और बाद में बात कर लीजिए। के बच्चे को पढ़ाते हैं, हाँ ना बस ना। तो राम, श्याम और मोहन, गीता, ठीक, ये सब क्या है? शब्द है। और ये क्या है? पद है। तो इसमें हमने देखा कि शब्दों और पदों में क्या अंतर है। जब हम इसमें अंदर जाएंगे इस वाक्य के अंदर, तब फिर हमें जानने को मिलेगा कि भाई ये तो संज्ञा है, ये विभक्ति है, ये फिर संज्ञा है, और ये फिर क्रिया है। तो ये सब किसके रूप हुए? पदों के रूप हुए, शब्दों के रूप नहीं हुए। समझ लो क्या कह रहा हूं? तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई शब्दों के प्रकार क्या हैं, तो शब्दों के प्रकार तो हमने पढ़ लिए। तत्सम हो सकता है, तद्भव हो सकता है, देशज हो सकता है, विदेशज हो सकता है, योग रूढ़ हो सकता है, यौगिक हो सकता है, रूढ़ हो सकता है, संकर हो सकता है। ये सारे क्या थे?
शब्द थे। अब बात किसकी आएगी? पद की बात आएगी। ये बात क्लियर हुई? अब उससे एक नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कोई आपसे पूछे कि भाई पद कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे बता रहा है कि जो पद हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जो पद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। शब्दों से हम परे हो गया, पद की बात चल रही है। तो कोई पूछे कौन कौन से, तो नंबर 1 है संज्ञा, फिर क्या आएगा? सर्वनाम, फिर क्या आएगा? विशेषण, फिर आएगी क्रिया, और फिर आएगा अव्यय। ये 5 प्रकार होते हैं बच्चों किसके? पद के। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। साथ लिखते रहना जिसे लिखना है, ठीक है? क्लियर है बात? याद? अब फिर जब हम इनकी चर्चा करना चाहेंगे तब क्या हेडिंग आया? संज्ञा। की शुरुआत किससे होगी? संज्ञा से। फिर आगे पढ़ते हैं इनके कितने भाग हैं, क्या क्या नाम है, कैसे है। अब पहले वही बात है, संज्ञा की परिभाषा तो सभी जानते हैं, है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना बताने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि आप प्रकार कितने होते हैं ये भी जानते हो। जानते नहीं जानते? मोटे मोटे जो है कोई किताब में लिखे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कहीं लिखे होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, कि हम संज्ञा भी जानते हैं। तो यहाँ कुछ हमें लिखने का भी काम करना है थोड़ा सा। तो संज्ञा लिखने के बाद 2-3 पहले लिख लीजिए आप। लिखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जबकि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देख लिया? अभी बस एक ही लाइन लिखनी है, फिर इधर आ जाइए। अभी हम संज्ञा की बात कर रहे थे, ये लाइन ऐसे लिखा देता हूं क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहता, ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो अब संज्ञा का हम यहाँ वर्गीकरण कर रहे हैं बच्चों। तो कोई पूछे कि जी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, पहले जो मेन नाम आएंगे तो आप पूछना चाहिए भाई किस आधार पर पूछ रहे हो आप, है ना? तो एक आधार तो हो गया व्युत्पत्ति का आधार, और एक हो गया अर्थ का आधार। तो जो संज्ञा का जो वर्गीकरण हुआ 2 प्रकार से हुआ। एक तो हो गया व्युत्पत्ति और एक हो गया अर्थ के आधार, ठीक? अब जब हम व्युत्पत्ति का वर्गीकरण करेंगे कि संज्ञा जो है व्युत्पत्ति का आधार कितने प्रकार की होती है, तो मैंने अभी लिखवाया होगा शायद आपको 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है कि पहले से 3 संज्ञा सिखाई जाती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर बाद में कहा कि 2 और ऐड हो गई, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो वो ये सोचता है कि 3 प्रकार की होती हैं, तो जो शुरू की 3 होंगी वो ही होंगी, और जो शुरू की 3 होंगी वो तो मैं यहाँ लिख दूंगा, और जो 5 होंगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा। लेकिन वो एक बात भूल जाता है, जब आप ये कह रहे हो कि व्युत्पत्ति के आधार पे तो अलग है और अर्थ के आधार पे अलग है, तो इन 5 में से 3 कैसे लिख सको तुम? यहाँ सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं लिख सकते हो ना? तो ये कोई नया बात नहीं होती, ये वही बात है जो हम पढ़ के आए, वही 3 शब्द, रूढ़, यौगिक और योगी। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो जनरली ना पढ़ी जाती कहीं किताब में, ना कोई पढ़ाया जाता, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने वाला भी तरीका होता है कि भाई कैसे पढ़ना चाहता है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना? फिर एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रूढ़ शब्द वो हैं जिसके खंड नहीं हो सकते, अगर खंड हो तो उनका कोई अर्थ ना हो। उदाहरण कमल,
यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बनते हो, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण विद्यालय। योग रूढ़ जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो बन सकते हैं, लेकिन जिनका कोई तीसरा ही अर्थ होता हो, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे उदाहरण लंबोदर। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आई बात अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमने लिखा 5 प्रकार। ये वे नाम है जो हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। फिर भाववाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हम 5 जानते हैं। तो पूछने वाला कैसे पूछ रहा है इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बात कि भाई अर्थ की दृष्टि से तो ये है और व्युत्पत्ति की दृष्टि से ये है। देख लिया? अब कुछ कॉमन सी बात जो आप जानते हैं। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी एक ही नाम को विशेष बना दिया जाए, इसलिए मुझे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक बोलते हैं। आप कोई भी नाम लिख लें, राम लिख लिया, गंगा लिख लिया, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये शायद आप जानते हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम यूज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जातिवाचक। तो कोई आपसे पूछे कि व्यक्तिवाचक से क्या बनेगी? जातिवाचक संज्ञा बनेगी। व्यक्तिवाचक से बनेगी नहीं बनेगी? तो अगर मैं यहाँ राम लिख रहा हूं, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसकी जातिवाचक क्या बनेगी? लड़का बन सकती है ना? और गंगा नदी बन सकती है। तो व्यक्तिवाचक से क्या बनेगी? जातिवाचक बनेगी। और भले चाहे कुछ बन जाए वो बाद में बनेगा, लेकिन जो पहले बनेगा वो जातिवाचक बनेगा, क्योंकि पहले एक विशेष था कुछ, वो एक जाति में आ गया। मतलब उसके जैसे और भी हैं। ये तो अंतर है। नदी जातिवाचक इसलिए है कि नदी तो बहुत सारी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, सारी ये नदियां हैं। तो व्यक्तिवाचक से क्या बना? जातिवाचक। अब अगर मान लिया मैं भाववाचक की बात करता हूँ, तो भाववाचक तो आप समझते ही हैं, भावनाएं, है ना। कोई उदाहरण देंगे भाववाचक में जो मैं बता दूं कि भाई ये 2, 3, 4 शब्द बोलना चाहो कुछ हिंदी में? बुढ़ापा, बिल्कुल सही बात है। और जैसे क्रोध, क्रोध हो सकता है। जैसे मिठास हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? अब हमें इन चीजों में अंतर करना पड़ेगा। यहाँ हमें चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। जैसे एक शब्द तो है मीठा और एक शब्द है मिठास। तो क्या अंतर है? मतलब मीठा क्या है, मिठास क्या है, नाम क्या है, कौन सा संज्ञा के हिसाब से या कुछ और है? इतनी मुश्किल बात नहीं पूछी है मैंने। मीठा तो विशेषण है और मिठास तो मैंने अभी लिखी है कहाँ? भाववाचक संज्ञा। तो फिर हमें ये जानना है कि भाई विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्यों बन गई। तो अभी आपको पढ़ाया जाएगा, आज मौका मिले, अगले पीरियड में मिले, कि भाववाचक संज्ञा में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ठीक, मैंने भाववाचक बोला था क्या मैंने? अगर विशेषण में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। वहां केवल विशेषण ही नहीं होता, संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है। जैसे हमने प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब मीठा प्लस आस इज इक्वल टू मिठास। तो मीठा क्या था? विशेषण। और आस क्या था? प्रत्यय। इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा बनी। तो इन चीजों को जब हम पहचान लेंगे एक वाक्य के अंदर कि भाई ये शब्द तो ये है, ये शब्द ये है, ये शब्द ये है और ये शब्द इसलिए ये है, तो समझ लो कि टोटल इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ गया। और जब तक आप कंफ्यूजन में हो कि पता नहीं ये क्यों है या क्या है, तो मतलब ज्ञान है पर वह अधूरा ज्ञान है। ठीक भाई? तो क्रोध हो गया, मिठास हो गया, और भी उदाहरण हो सकते हैं। समूहवाचक का कोई उदाहरण दें। समूह बनाए, जो समूह बनाते हो,
कोई लिख रखा हो बताइए। सेना सेना सही है। कक्षा क्लास बोलो। सेना, कक्षा, बाकी वो रहने दो। समिति है ना, जितने भी ग्रुप में है वो सब क्या है, समूह है। और द्रव्य का मतलब क्या होता है, यही सुनना था मुझे, इसलिए मैंने पूछा था कि द्रव्य का मतलब क्या था। बताओ क्या, पानी। चलो इसका मतलब बाद में पूछेंगे, इसका उदाहरण दो आप। द्रव्यवाचक संज्ञा भी घी। चलिए घी, और बोलो, और भी बोल सकते हो। नहीं याद आ रहा, मुश्किल से याद नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल। सोना चांदी लिख रहा हूँ, चलो मैंने आपको समझाने के लिए ये सोना लिख दिया है ना। कौन सा सोना, गोल्ड। एक सोना वो भी हो है क्रिया, मैं सोना चाहता हूँ है ना, कभी वहां पहुंचे, ये क्या है, गोल्ड। तो अब आप बताइए, मैंने अभी आपसे पूछा था कि द्रव्य का अर्थ क्या है, तो आपने बताया था पानी। ये किस तरह से पानी है। अगर मैं ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञा कह रहा हूँ और द्रव्य का मतलब आपने बताया पानी, ये पानी होना चाहिए। चांदी पानी होनी चाहिए, लोहा पानी होना चाहिए, जितनी भी धातु आएंगी वो सारी यहीं तो आएंगी। तो किस तरह से पानी है वो, हाँ जी। तो ये भी मुझे पूछना था कि द्रव अलग है और द्रव्य अलग है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है पानी। तो वहां भी नहीं कहना चाहिए जिसे हम लिक्विड कह देते हैं, है ना, पानी उसका उदाहरण हो सकता है। तो ये अंतर होता है द्रव में और द्रव्य में, ठीक। खैर, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं, एक डेफिनेशन लिखवाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं है कुछ, इसे लिखो। द्रव्यवाचक संज्ञा हैंड डाल लो और इसमें एक दो लाइन लिखें, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें लिखिए, जिस संज्ञा से पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से पदार्थ का बोध होता है, उदाहरण ठोस पदार्थ, इसके आगे एरो बना के लिखिए, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, लोहा, ऊन, जो ऊन होती है, ऊन। नेक्स्ट लाइन में द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ, इसका आगे लिखे एरो बना के, तेल, पानी घी, तेल पानी घी, दही। नेक्स्ट लाइन में गैसीय पदार्थ, इसमें लिखिएगा धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देख लिया। अब ये मैंने लाइन से लिखवा दिया आपको, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया आपको कि द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। लेकिन जब हम जीएस में या साइंस में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं, लेकिन साइंस ने तो बता रखा कि चौथी अवस्था भी है, प्लाज्मा। लेकिन जो मेनली होती हैं वो क्या होती है, 3। तो ठोस है, द्रव है और गैस। तो जो ठोस द्रव गैस पदार्थ की श्रेणी में आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। उदाहरण से भी लिखवा दिया आपको, तो शायद आपको रटना ना पड़े, ऐसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि भाई द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो ये हो गया। अब अगला हैंड डालिए, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा में ये हेडिंग तो आपने डाल ही लिया है और इसमें आप लिखिए ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। नंबर 1 तो होगा भाव, नंबर 2 है गुण और नंबर 3 है दशा। भाव, गुण और दशा, अगर इन 3 में से कोई भी एक होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि ये संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। उदाहरण अगर मान लें मैंने अभी ये लिखा था क्रोध, तो इस क्रोध को आप भाव बोलोगे, गुण बोलोगे या दशा बोलोगे? भाव बोलोगे। और मिठास को गुण बोलोगे। तो इससे पता चलता है कि कोई भी हम शब्द लिख लें वो इन 3 में से कोई ना एक होगा ही और उसी से हम पहचान लेंगे वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें फिर नेक्स्ट में लिखिएगा भाववाचक संज्ञाओं को बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञाओं को बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कोमा सर्वनाम कोमा विशेषण कोमा क्रिया तथा अव्यय, क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। लिख लिया? तो ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी थी। अभी हमने समझा कि भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये 3 गुण में से अगर कोई भी एक गुण मिल जाए तो समझ जाना कि भाववाचक संज्ञा है। फिर कोई आपसे पूछे कि भाई एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा को तो बनाया जा सकता है, या कुछ और शब्दों से तो बनाया जा सकता है, तो फिर संज्ञा की जगह मैंने क्या लिखवाया है स्पेशली? जातिवाचक संज्ञा लिखवाई कि अगर हम संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही जुड़ेगा। एक दूसरा शब्द क्या था? सर्वनाम था, एक विशेषण था, एक क्रिया थी और एक अव्यय था। अभी उदाहरण वाले लिखेंगे। और जब हम इनको कोई प्रत्यय जोड़ते हैं और जो नया शब्द बनता है वो फिर क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो फिर एक चर्चा करते हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे मिठास की, हम बात कर रहे थे, तो मैंने अभी क्या बोला था? मीठा प्लस आस इज इक्वल टू मिठास। तो मीठा क्या था? विशेषण था। तो विशेषण में हमने प्रत्यय जोड़ा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिठास है वो एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ बात ये समझनी है कि यहाँ संज्ञा ना लिखवा के सिर्फ क्या लिखवाई गई है? जातिवाचक संज्ञा लिखवाई गई है। और कोई संज्ञा हो सकती है या नहीं हो सकती है उसे समझना है। अब नेक्स्ट में लिखिएगा, उदाहरण डाल दीजिए, हेडिंग उदाहरण। कुछ शब्द बोल रहा हूं मैं, वो लिखते हैं। पहला शब्द लिखिएगा नारी, दूसरा शब्द है गुरु, तीसरा है अपना, चौथा है मम, पांचवा है निज,
छठा है वीर, सातवां है धीर, आठवां है लाल, नाइन है भोला, नंबर 10 है घबराना, नंबर 11 है थकना, अरे सचिन ये भाई गेट बंद कर दीजिए। नंबर 10 क्या है घबराना, नंबर 11 क्या है थकना। ये तो उतार लिया होगा आपने। उसके बाद लिखिएगा नंबर 12 भटकना, नंबर 13 दूर, नंबर 14 निकट, नंबर 15 नीचे, नंबर 16 समीप। लिख लिया? मैंने कुछ समझाने के लिए आपको ये 16 शब्द दिए हैं। अब हमारा जो हेडिंग चल रहा है वो चल रहा है भाववाचक संज्ञा चल रहा है, और हमने अभी एक परिभाषा लिखी कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय में अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इतना आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय जो है अंत में जुड़ता है शब्द के, उपसर्ग हमेशा शुरू में जुड़ता है, ये बात जानते हैं हम सभी। यानी कि प्रत्यय की अगर बात हो रही है तो कहाँ जुड़ेगा? बाद में जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा। तो अब हमें ये समझना है यहाँ कि ये जो शब्द लिखे हैं मैंने 16, ये 16 शब्द इन पांचों में से कौन से हैं? क्या सर्वनाम है, कौन सा अव्यय है, कौन सी क्रिया है ना? फिर उसमें जब कुछ जुड़ेगा तो नया शब्द फिर क्या बनने वाला है। बताइए, पहला शब्द क्या दे रखा है मैंने? नारी। तो नारी को अभी जो मैं 5 शब्द की बात कर रहा था उनमें से क्या रखेंगे आप? तो नारी को आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा करोगे। तो मैंने इसके आगे लिख दिया जातिवाचक संज्ञा, लिख दिया, ऐसा है। और इसमें मैं क्या जोड़ूं जो ये भाववाचक संज्ञा बन जाए? कौन सा प्रत्यय जोड़ूं? बिल्कुल सही बात, आधा तय और वह द्वय, तो क्या बन जाएगा? नारी तो बन गया, सही कह रहा हूं ना? नारी तो बन गया। तो हमारी परिभाषा जो है वो सही हुई कि भाई जातिवाचक संज्ञा में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इन दो शब्दों में वो पूछे भाई अंतर क्या है?
तो ये जातिवाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है, बात समझ में आती है। चलिए गुरु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। और इसमें भी क्या जुड़ेगा? तू ही जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? गुरुतु। उसके बाद तीसरा शब्द रखा अपना। अपना को क्या बोलोगे आप? पहले जो मैं लिख रहा हूं उसके अनुसार तो बोलो। क्या है अपना? सर्वनाम, ठीक। अब अपनापन बोलना चाहिए या अपनत्व बोलना चाहिए? अपनत्व, है ना। तो ये शब्द तो बहुत सारे बनेंगे, अपनापन भी है, लेकिन हमें सोचना है कि कोई प्रत्यय है भी या नहीं है। बनने के तो बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, तो इसमें भी तू ही आएगा और ये आकर इसमें हट जाता है, तो बनेगा अपनत्व। क्या बनेगा? अपनत्व। आकर अंडा नहीं आएगा। नेक्स्ट बताइए क्या है? मम। मम भी क्या है? सर्वनाम। इसमें आप ता भी जोड़ सकते हो और तुए भी जोड़ सकते हो, दोनों ही ये क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो क्या बनेगा? ममता भी बन सकता है और ममत्व भी बन सकता है। हालांकि जो अच्छा लिखना चाहते हो तो फिर ये लिखना ममत्व, ठीक। अगर मान लिया एक शब्द की बात करें कोई तो फिर यही लिखना। आगे चलिए, क्या है नेक्स्ट? निज। तो निज क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्या है? निज नहीं सुना कहीं? ये भी सर्वनाम है। निज माने होता है अपना, जैसे अपने के लिए आता है ऐसे निज स्वम के लिए सब इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या जुड़ेगा? ता। ये बन जाएगा निजता, जिसे प्राइवेसी कह देते हैं इंग्लिश में। निजता, मेरी निजता का उल्लंघन है। वीर बताइए क्या हो सकता है? विशेषण, है ना। कोई किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा कि भाई यह पुरुष वीर है, तो विशेषण ही होगा। और क्या बनेगा? क्या लगेगा? ता। तो क्या बन जाएगा? वीरता। तो ये बात समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं? हम सभी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, ना। नेक्स्ट है धीर। धीर भी क्या है? विशेषण ही है, और क्या लगेगा? ता ही लगेगा, धीरता। नेक्स्ट है लाल। लाल क्या है? विशेषण ही है, ठीक। तो लाल से जो शब्द बनेगा वो बनेगा लालिमा। क्या बनेगा? लालिमा। अब लालिमा को लिखते कैसे हैं? छोटी की मात्रा लिखेंगे, ये बनेगा लालिमा। तो लाल में क्या जोड़ूं? छोटी की मात्रा मैं, इमा। तो ये क्या है? ये प्रत्यय। तो विशेषण में फिर प्रत्यय जुड़ा और ये क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। बात में आ रही है नहीं आ रही? उसके बाद है भोला। अब इसमें होता है क्या? पन, ठीक। भोलापन आप लिख सकते हो, यानी कि पन भी क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो अगर मान लिया कहीं 2-3 शब्दों में आ रहा है, जैसे ऊपर आया था, कहाँ आया था अभी? इसमें अपनापन, तो अपनापन भी आप लिख सकते हो। लेकिन मैं कहा ना कि मतलब अच्छा चूज करने की बात है तो फिर क्या लिखोगे आप? तुए लिखोगे। इससे कोई दूसरा शब्द बन नहीं सकता, तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। फिर आगे नंबर 10 पर घबराना। घबराना क्या है बताइए? क्रिया है घबराना। तो इससे क्या शब्द बनना चाहिए? घबराना से मुझे याद आ रहा हो, घबराहट बनना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अब ये सोचिए कि घबराना से घबराहट कैसे बनेगा? जब मैं घबराना में क्या जोड़ूं? आहट जोड़ूं, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जो ना है वो तो हट गया, क्योंकि ना कब जुड़ता है? क्रिया बनाने के लिए। तो जो धातु है
धातु क्या रह गई? घबरा। इसलिए तो कहते हैं धातु से क्रिया बनती है। तो ना तो रगड़ गया और घबरा में क्या हुआ? आहट। तो क्या आ गया? घबराहट आ गई। ठीक। उसके बाद क्या है? थकना। थकना से क्या बनाओगे? थकावट। ये भी क्रिया हुई। इसे क्या लिखूं? आवट। थकना प्लस आवट इज इक्वल टू थकावट। उसके बाद है भटकना। भटकना भी क्या है बताओ? क्रिया ही है। और इसमें जो बनता है बच्चों, बनता है भटकाओ। क्या बनता है? भटकाओ। तो भटकना में ना तो हटा दो, क्या रह गया? भटक। तो क्या जोड़ूं? आओ या आओ? आओ। आकर अंडा आया ना, तो क्या जोड़ेगा? आओ। क्या बन गया? भटकाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दूर। नेक्स्ट है दूर। तो दूर से क्या बनेगा बताइए? दूरी। दूर से क्या बनना चाहिए? दूरी बनना चाहिए। तो इसमें पहले तो ये बताओ दूर क्या होगा? यही है अव्यय। यही है अव्यय। और इसमें क्या जोड़ूं? बड़ी। बड़ी की मात्रा है ना, तो बड़ी क्या हो गया? प्रत्यय। तो दूर में और दूरी में ये फर्क है। तो पूछे हुए दूर क्या है? अव्यय है। और अव्यय क्या है मैं अभी डिस्कस करूंगा, चलो लिख लूं पहले। और दूरी क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। फिर निकट आ गया। निकट से निकटता बनेगा। निकट से क्या बनेगा? निकटता। तो क्या जुड़ा? ता जुड़ा। और निकट क्या है? अव्यय। निकट भी क्या है? अव्यय ही है। उसके बाद नीचे। नीचे के लिए बताओ क्या आएगा? नीचे का मतलब समझ रहे हो कि भाई किताब नीचे रखी है, ये वाला नीचे। इसे बोलेंगे नीचाई। जैसे ऊंचाई नहीं होता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो चलन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चलन में, इसलिए नीचाई थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बाकी जब ऊंचे से ऊंचाई बन सकता है तो नीचे से नीचाई नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो इसका जो शब्द बनेगा बच्चों क्या बनेगा? नीचाई। तो नीचाई ऐसे लिखें। और नीचे भी क्या है? अव्यय। और इसमें क्या जोड़ूं? सही से देखो ध्यान से। आई। आकर अंडा नहीं आया, तो क्या आएगा? आई। उसके बाद क्या है? समीप। समीप से बन जाएगा समीपता। समीपता। तो क्या जुड़ा है? ता। और समीप भी क्या है? अव्यय। ये हो गया। आपके पूरे हो गए। अब इसमें दो बात बस मुझे समझानी है आपको। टॉपिक अच्छा सा हो ही गया। दो बात क्या समझानी है? दो बात ये समझानी है कि पहली बात तो हम ये अभी लिख के चले थे कि जब भी हम कोई भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो जो प्रत्यय जुड़ता है वो जातिवाचक संज्ञा में ही जुड़ता है। तो मैंने कुछ उदाहरण देने की कोशिश करी, दो उदाहरण दिए और आपने देखा कि दोनों बात जातिवाचक ही आई। अब हम इस बात को थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या बेवजह ही हमने लिख लिया। तो इसका हम ऐसा करते हैं कि कोई हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप समझते हैं कोई नाम, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, क्या राम लिख लिया था। तो राम मैं कुछ प्रत्यय जोड़ के मैं कुछ बदल सकता हूँ उसे? नहीं। मैंने ले लिया कलम। कलम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है? सोच के बोलो पहले। हाँ मैं हाँ बताओ। जातिवाचक है। जैसे रहने तो व्यक्तिवाचक का लोगे उदाहरण, किसी और वस्तु का नाम वगैरह कुछ ले लो। जैसे 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 नाम ही लेने पड़ेंगे मेरे को। सीमा। तो सीमा में क्या करूँगा? सीमाता, सीमतु। हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इससे ही बात समझ में आती है कि जो परिवर्तन होंगे वो जातिवाचक से ही होंगे। एक चीज नहीं बची बतानी, अव्यय। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई यहाँ तो मैंने बता दिया कि ये अव्यय है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वाक्य में शब्द आ गया या पद आ गया कि भाई ये अव्यय ही है? कोई ऐसा परिभाषा होगी उसकी, तो पढ़ तो आपने रखी होगी
बाकी याद शायद आए या ना आए, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जिन शब्दों में लिंग वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, लिंग वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। अब यहाँ शब्द आए दूर, तो दूर का कोई लिंग तो होता नहीं, कोई वचन होता हो, एक वचन बहुवचन नहीं। कारक जब हम पढ़ेंगे या पढ़ रखे हैं वो भी नहीं मिलेगा, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय कहते हैं। तो दूर, निकट, नीचे, समीप, इन चारों शब्दों से कुछ और भी पता चल रहा है कि ये किसी न किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं, है ना। मैंने पुस्तक मेज के ऊपर रखी, मैंने पुस्तक मेज के ऊपर रखी, तो मैंने क्या है? जैसे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाता हूँ कि भाई सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ऐसे पूछा जा रहा हूँ मैंने क्या है? सब्जेक्ट नहीं बोलना है, हिंदी पढ़ रहे हो ना। मैंने संज्ञा है, सर्वनाम, है ना। तो मेरा जो वाक्य था, मैंने क्या क्या था? मैंने पुस्तक मेज के ऊपर रख दी, तो मैंने तो सर्वनाम आ गया। पुस्तक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने पुस्तक, मेज, मेज क्या है? फिर संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। के क्या है? विभक्ति चिन्ह, कारक नहीं कहना चाहिए, कारक के नाम होते हैं, है ना। क्या था? अपादान, संप्रदान, वे हैं कारक, ये क्या है? विभक्ति। तो मैंने पुस्तक मेज के, अब आया ऊपर, कोई पूछे ऊपर क्या? अव्यय। रख, रखी नहीं थी भाई, मैंने पुस्तक मेज के ऊपर रख दी अलग है, मैं अभी पूछ रहा हूँ रख क्या है? धातु। रखना होती एरिया, तो रख क्या है? धातु। और अगर मैं दी को जोड़ दूं तो दी का तो कोई अपना अर्थ नहीं निकलने का, लेकिन अगर मैं रख और दी दोनों को पूछूं तो क्या है? सब बता रखा है मैंने आपको, सब चीज बता रखी है। संयुक्त क्रिया, क्योंकि इन दोनों का संयुक्त होना जरूरी है, तभी पूरा भाव निकल के आएगा, इसलिए बोलते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, समझ में आएगा? आज का टॉपिक खत्म है, या फिर कल से आगे चलेंगे?